बिहार के एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट्स हैं उसमें बिहार के अंदर एग्जिट पोल के अंदर बहुमत एनडीए को दिख रहा है। लेकिन आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि पिछले 18 महीनों में से 7 बार के विधानसभा चुनावों में 6 बार जो एग्जिट पोल गलत रहे हों उन्हें कितना सही मान लिया जाए। क्या ये आने वाले दिन में किसी प्रकार से सेंसेक्स को प्रभावित करने का कोई प्रभाव हो सकता है? क्या स्टेट इलेक्शंस भी बाजार प्रभावित कर सकते हैं? क्या ये किसी एक पार्टी को खुश करने का तरीका हो सकता है? क्या 6 बार 7 में से 6 बार गलत होने वाले एग्जिट पोल बिहार के विधानसभा चुनावों में 2 बार बैक टू बैक गलत होने वाले एग्जिट पोल क्या इस बार सही हो सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि बिहार इलेक्शन जब हुआ तो इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो नई पार्टी जनसुराज थी। प्रशांत किशोर पर लोगों की निगाहें थी। असल नतीजे तो 14 तारीख को आएंगे, लेकिन जनता का जो रवैया वोट देने के बाद रहा उसे पत्रकारों ने अपने अपने तरीके से जैसे जैसे कैप्चर किया, उसके आधार पर एग्जिट पोल बनकर आया। इलेक्शन का जैसा ही आज दूसरा चरण 11 नवंबर का शुरू खत्म हुआ, उसके बाद ही वोटर टर्नआउट पर चर्चाएं शुरू हुई। बिहार में लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं में बड़ा नंबर लगभग 4 करोड़ के आसपास पुरुष हैं और 3.5 करोड़ के आसपास महिला वोटर्स हैं। इन लोगों के द्वारा वोट डाले गए पहली बार वोट डाले वालों की संख्या 14 लाख बताई गई। इस बार एनडीए गठबंधन के अंदर 5 दल शामिल थे। 243 सीटों वाली विधानसभा के अंदर बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। बाकी सीटों में उन्होंने एलजेपी को 29 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं महागठबंधन के अंदर बैठी पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, इनके बीच में सीटों का सही ढंग से बंटवारा नहीं हुआ। कई जगह फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिली। आरजेडी 143 सीटें, कांग्रेस 61 सीटें और सीपीआईएमएल 20 सीटों, वीआईपी 13 सीट, सीपीआईएम 4 सीटों पर लड़ते दिखाई दिए। फ्रेंडली फाइट के चलते भी महागठबंधन को संभवतः नुकसान होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल बिहार के अंदर जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर घटक दलों की सरकार है और तेजस्वी फिलहाल विपक्ष के नेता बने हुए हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में भी ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी? क्या वोटिंग टर्नआउट में जो परिवर्तन हुआ है, मैं आपको याद दिला दूं कि पहले जो चरण के मतदान हुए उसके अंदर जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, अक्सर ये माना जाता है कि जनता अगर प्रेजेंट सरकार से खुश है तो वो वोट ज्यादा देने नहीं निकलती। वो ये मानती है कि सब कुछ सही तो चल रहा है। सामान्यतया बढ़ा हुआ परसेंटेज सरकार परिवर्तन की तरफ इशारा करता हुआ माना जाता है। लेकिन बिहार में इस सब के बावजूद भी एग्जिट पोल सेम सरकार को रिपीट करता हुआ दिखा रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों का 10 हजरिया नीतीश कुमार वाला जो डायलॉग है वो काफी चर्चा में आया हुआ है। चर्चा है कि नीतीश कुमार ने जैसे लास्ट मोमेंट पर महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डाले, ठीक उससे महिलाओं के वोट्स को वो प्राप्त करने में कामयाब हो गए। कुछ इस तरह की चर्चाएं रही हैं। 72 सीटें ऐसी थी जहां मतदान 5 से 10% का इजाफा हुआ है। 15.59% ज्यादा मतदान कल्याणपुर सीट पर 2020 के मुकाबले हुआ और 7 सीटें ऐसी थी जहां मतदान 5% से भी कम का इजाफा हुआ है। दूसरे चरण के जहां मतदाता की मतदान की बात हो वहां पर 68.55% मतदान देखा गया और इस मतदान में सबसे कम मतदान नवादा में और सबसे अधिक मतदान कसाबा के अंदर देखा गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस बारे में पूरी तरह जानकारी दी गई। कहा गया कि 1302 उम्मीदवारों के भाग्य वोटिंग इसमें ईवीएम के अंदर पैक कर दिए गए हैं। पहले चरण में जब 2020 के अंदर मतदान हुआ था तब 55% मतदान था, वो अब लगभग 10% बढ़ चुका है। दूसरे चरण का मतदान भी 10% बढ़ चुका है। कुल मतदान के अंदर 9.68% की बढ़त देखी गई है। बिहार के अगर हम पुराने मतदानों का पुराना इतिहास उठाकर देखते हैं तो बिहार में बहुत ज्यादा परसेंटेज में कभी वोटिंग परसेंटेज नहीं आया है। लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज में दिखाया गया नतीजा है या वोटिंग परसेंटेज जो दिखी हैं, ये लोगों को सरप्राइज कर रही हैं। हो सकता है कि एग्जिट पोल्स में इस बात का कभी विश्लेषण ही ना रहा हो। अगर आप पुराने आंकड़े उठाकर देखते हैं तो बिहार का वोटिंग परसेंटेज हमेशा ही 60% से नीचे रहा है। 1990, 95 और 2000 के आसपास ये वोटिंग परसेंटेज फिर भी 62, 61 और 62 के आसपास रहा। फिर उसके बाद वोटिंग परसेंटेज गिरता रहा 2015, 2020 और इस बार सीधा 66% और इतना ज्यादा मतदान कि उसने पूरी तरह से पुराने इतिहास तोड़ दिए। इसके पीछे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है लोगों के अंदर चुनाव के आयोग के द्वारा जो अवेयरनेस वोटिंग की तरफ दिलाई गई वो भी, साथ ही साथ में मतदाता जो तो देश भर के अंदर काम कर रहे थे या प्रवासी बिहारी थे जो इधर उधर काम के लिए गए हुए थे, वो सब इस समय वोट देने के लिए रुके हुए थे और इस तरह का नंबर बढ़ करके दिखाई दे रहा है।
बिहार के अंदर 2 चरणों में हुए मतदान में पहले चरण में 121 और 200 चरण में दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 243 सीटों के लिए यह मतदान था और इस मतदान के फिलहाल एग्जिट पोल आ रहे हैं। उन एग्जिट पोल्स के अंदर अनुमान किया जा रहा है कि एनडीए यानी कि बीजेपी द्वारा लेड जो गठबंधन है बीजेपी जेडीयू, वो 147 से 167 सीटें प्राप्त कर सकता है। महागठबंधन के लिए 70 से 90 सीटें कही जा रही हैं। बिहार के अंदर महा एग्जिट पोल पर एबीपी द्वारा 186 सीटें एनडीए को देती दिखाई गई हैं। अगर सभी का एक बार सर्वे निकाला जाए यानी कि पोल ऑफ पोल्स निकाला जाए तो मैट्रिज, पीपल्स पल्स, दैनिक भास्कर, पीपल्स इनसाइट, जेवीसी, ये तमाम ग्रुप जिन्होंने भी एग्जिट पोल्स निकाले हैं, उन सबका अगर एक बार औसत निकाला जाए तो 147 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं और वहीं महागठबंधन को 90 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जनसुराज एक सीट पाता हुआ एवरेज में दिखाई दे रहा है। साथियों, बिहार के एग्जिट पोल्स का अगर देखा जाए तो ये कैसे कलेक्ट किए गए होंगे तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं। जब भी वोटर वोट देकर बाहर निकलता है उसका मिजाज कैप्चर करने के कुछ तरीके होते हैं। पत्रकारों द्वारा कुछ सेट पैटर्न सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं और सवाल के आधार पर जो उनके सवाल क्वेश्चनेयर्स हैं उनको एक साथ समाहित करके इस तरह का डेटा तैयार किया जाता है। सर्वेक्षणों का एक लंबा इतिहास रहा है। सबसे पहले अमेरिका में एग्जिट पोल शुरू हुए, नीदरलैंड के बाद ये मान्यता प्राप्त करना शुरू हुए। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इनकी शुरुआत हुई, भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत 1957 के आसपास बताई जाती है। उसके बाद में 1980 से 84 के बीच में डॉक्टर प्रणव राय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बाद में नलिनी शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई देश के अंदर, नलिनी सिंह के द्वारा। और उसके बाद में 1998 में पहली बार जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने देश में चुनावी सर्वेक्षण करना शुरू किया। इनको करते समय सबसे पहले सैंपल सर्वे किया जाता है, प्रश्नोत्तरी तय की जाती है, लोगों के इंटरव्यूज किए जाते हैं, उन सभी डेटा को एक जगह इकट्ठा करके उनका प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है और तब जाकर के लोगों को बताया जाता है कि हमारे अनुमान के अनुसार इस तरह के परिणाम आने चाहिए। चूंकि 11 तारीख को चुनाव खत्म हुए हैं, 14 तारीख को ऑफिशियली रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन परीक्षा देकर के जैसे आप अपने आंसर मिलाते हैं ऐसे ही सभी को वोट देने के बाद जिन्हें उन्होंने वोट दिया है उनका क्या परिणाम रहा इसको जानने का मन करता है और इसी से ही एग्जिट पोल का जन्म हुआ। इससे चुनाव आयोग को भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि लोग वोट दे चुके हैं, अब मतदान को प्रभावित नहीं किया जा सकता। पहले और दूसरे चरण के मतदान कंप्लीट होने के बाद ही एग्जिट पोल आता है। ऐसा नहीं है कि भाई इन लोगों ने दे दिया चलो इनका एग्जिट पोल निकाल दो, नहीं, सबका एक बार जब कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद एग्जिट पोल आता है ताकि लोगों को वो मतों को प्रभावित ना किया जा सके। कुल मिलाकर इनका उद्देश्य यही होता है कि भाई पता चले ओवरऑल क्या रहा, लोगों ने किसको मतदान किया, किस तरह से मतदाता बढ़ा, किस तरह से मतदाता ने जवाबदेहिता को जगह दी, ये सारी बातें एग्जिट पोल से पता चलती हैं। वहीं एक और टर्म होता है दैट इज ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल में क्या होता है कि मतदाता वोट देने जा रहा है उससे पहले पूछा जाता है, इलेक्शन से पहले, कि भैया तुम्हारा क्या मन है, इस बार किसको वोट देने का मन है, वहां से ओपिनियन पोल निकलता है। लेकिन याद रहिएगा एग्जिट पोल के अंदर नतीजों की कोई गारंटी नहीं होती। पहले भी बिहार के अंदर 2015 और 2020 में भविष्यवाणियां गलत हो चुकी हैं। बिहार के अंदर 2015 के अंदर महागठबंधन की लहर को कम आंका गया था, लेकिन महागठबंधन जबरदस्त सीटें लेकर के आई थी। महागठबंधन 178 सीटें जीती थी, एग्जिट पोल इसे 122 तक ले जा रहा था। वहीं दूसरी बार जब 2020 की बात आई तब भी स्थिति उलट गई। प्रमुख जो एग्जिट पोल थे उन्होंने तेजस्वी यादव के महागठबंधन को बढ़त दिलाई थी, लेकिन वास्तविकता के अंदर एनडीए ने 125 सीटें हासिल करके सरकार बनाई थी, यानी कि बिल्कुल ही परिणाम उलट गए थे। तो 2015 और 20 में बिहार ने सरप्राइज किया है, तो क्या 2025 में वो फिर से सरप्राइज नहीं करेगा? विशेष रूप से इस समय जिनकी सरकारों के बारे में एग्जिट पोल चर्चा नहीं कर रहा है उन सबका यही कहना है कि नतीजे आने दीजिए, 2014 नवंबर के दिन जो नतीजे आएंगे उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उद्देश्य साफ है कि तमाम पार्टियां जो इतनी सारी सीटों पर चुनाव लड़ी हैं उनको लेकर के विश्लेषकों का जितना भी राय रहा हो, लेकिन जिनको सीट से सरकार बनती नहीं दिख रही है वो 14 नवंबर तक का इंतजार अवश्य करेंगे। इसीलिए जिन्होंने भी अपने स्तर पर तमाम प्रकार से वोटिंग में पार्टिसिपेट किया हो उनको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको हम बताते चलें कि बीजेपी ने 2010 में 91 सीटें, 2015 में 53, 20 में 74 सीटें जीती। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, इन सब का सीट विश्लेषण कुछ इस प्रकार से है। मतदाता ने अगर सरप्राइज करने की ठान ली हो तो उससे आप सरप्राइज ना हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि मतदाता ने पत्रकार को बेवकूफ बना दिया है। ये पुराने नतीजों से देखकर पता भी चलता है। इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 18 महीनों में 7 विधानसभा चुनाव हुए, 6 में एग्जिट पोल गलत निकला। महाराष्ट्र विधानसभा हो, झारखंड विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इन सब जगह पर, जम्मू कश्मीर हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, यहां पर जो प्रिडिक्शंस थे
वो एग्जिट पोल के सही नहीं बैठे थे। इसी कारण से फिलहाल भी जो एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, विपक्ष इन्हें खारिज कर रहा है। इसके पीछे बड़े कारणों में वो मानता है कि माइग्रेंट वोटर्स जो कि बाहर था, वो अब छठ की पूजा के बाद वोट देने रुक गया। उस माइग्रेंट वोटर्स की वजह से लाखों प्रवासियों के वोट पड़े हैं। जाति आधारित वोट पैटर्न को कभी भी कोड नहीं किया जा पाता। जो गठबंधन बनते हैं, जातीय समीकरण बनते हैं, साथ ही साथ साइलेंट वोटर जो पब्लिक के सामने आकर अपनी राय नहीं बताते, और महिला वोटर्स जो कि निर्णय करती हैं कि उन्हें जो फायदा हुआ है उसके अनुसार वो क्या निर्णय लेंगी। ये सभी बातें, क्योंकि बूथ पर जो लगी हुई महिलाओं की कतारें हैं, इसे एनडीए अपने पक्ष में मान रहा है, क्योंकि वोटिंग से जस्ट पहले अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए जो डाले गए थे, उससे एक तरह से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास देखा गया। लेकिन फिलहाल वही कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। महिलाएं जो है वो नीतीश को वोट देंगी, ऐसा लोगों का ऑब्जर्वेशन है। परिणाम तो जो आएंगे सो आएंगे, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि लालू यादव का जो समय था उसे याद दिलाने में बीजेपी कामयाब रही। बीजेपी लगातार ये याद दिलाती रही कि लालू राज अगर वापस आ गया तो गुंडा राज आ जाएगा और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं, परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। क्या नीतीश कुमार सत्ता को वापस प्राप्त कर पाएंगे या फिर महागठबंधन सरकार में आएगा? इसके लिए आपको 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी आपके अनुसार कौन सरकार बना रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।